स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो हमें एक एक्स वाई प्लेन में कैसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 1, और यहाँ पे उस वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इस वेक्टर को मैं लिख लेता हूँ, सपोज दिस वेक्टर इज वी वेक्टर जो हमें लिखना है, तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वी वेक्टर हमें दिया हुआ है 1 के बराबर। ये चीज हमें पता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। यहाँ पे बना लिया है मैंने एक्स वाई प्लेन, ये है ओरिजिन। इसमें हमें 1 यूनिट का लिखना है वेक्टर, और वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका 30 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे, और एक एरो यानी वेक्टर बनाएंगे इस तरह से कि उसका मैग्नीट्यूड तो होगा 1। वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ओरिजिन से। आप चाहें तो वेक्टर यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और डायरेक्शन हमें इस तरह से बनानी है कि उसका एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एरो है इसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो चाहे तो आप एरो यहाँ पे इधर भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड 1 एंगल 0। तो यहाँ पे आप इधर वेक्टर बनाइए, यहाँ बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इजी वेक्टर जो हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही वेक्टर यहाँ निकालना है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इस तरह से हम वो वेक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके एंडिंग पॉइंट को अगर मैं बोलता हूँ पी, तो जो मेरा वेक्टर वी है जो मुझे क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है, इसका मतलब हमें क्या इवेल्युएट करना है, ओपी वेक्टर की हमें निकालनी है वैल्यू। अब ओपी वेक्टर को हम कैसे करेंगे डिफाइन? तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसके एंड पॉइंट्स को डिफाइन। अगर सपोज मैं इसको मान लेता हूँ 0,0 मान के लेता हूँ, ओरिजिन का तो 0,0 ही होता है, और पॉइंट पी का मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट x, y। तो यहाँ पे जो ओपी वेक्टर वो मैं लिख सकता हूँ x - 0 i कैप, y - 0 j कैप। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x - 0 i कैप, यहाँ पे मैं लिखूंगा y - 0 j कैप। अब मुझे क्या करना है, सिंपली x और y की वैल्यूज निकालनी है। अगर ये वैल्यूज मुझे पता लग गई तो मेरा ये वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं ये वैल्यूज कैसे निकालूंगा, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे मैं अब ये लेंथ निकाल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसका कोऑर्डिनेट x, y लिखा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ये x के बराबर होगी, ये जो लेंथ होगी ये y के बराबर होगी। x की वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x/1 दैट इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आएगी, √3/2। सिमिलर तरीके से हम y निकालेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट कर देंगे, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, sin 30 के बराबर होगी, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 के बराबर। अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें वेक्टर v मिल जाएगा। तो x की वैल्यू है √3/2, तो आएगा √3/2 i कैप, y की वैल्यू है 1/2, तो आएगा 1/2 j कैप। तो ये है हमारा जो यूनिट वेक्टर जो क्वेश्चन में करना है फाइंड। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा, और इसका एंगल निकालेंगे x एक्सिस के साथ, वो भी कितना आएगा, 30 डिग्री के बराबर ही आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें वेक्टर बनाना है और उसका स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इन पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, ये पॉइंट P है, x1 y1 z1 है इसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट Q मान लेता हूँ, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट P को Q से, और बनाएंगे हम यहाँ पे ये वेक्टर। तो हमें इस वेक्टर का निकालना है स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर हम डिफाइन करेंगे दैट इज PQ वेक्टर। तो सबसे पहले हम PQ वेक्टर डिफाइन करेंगे, उसी से फिर मैग्नीट्यूड और स्केलर कंपोनेंट निकालें। PQ वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, तो हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको i j k की टर्म्स में लिख लेंगे। तो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, यही पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का बेसिकली ये मतलब होता है कि पॉइंट Q को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो जो वेक्टर बनेगा उसी को उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, x2 - 0 y2 - 0 एंड z2 - 0। तो यही चीज आएगी। तो इसलिए किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है तो डायरेक्टली हम उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साथ i j k यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिमिलर तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिख सकते हैं, वो आएगा x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करेंगे और कर देंगे सबट्रैक्ट। तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टर्म्स को क्लब करना है। i कैप की टर्म को i कैप के साथ क्लब करेंगे, तो यहाँ i कैप कॉमन आएगा, ये आएगा x2 - x1। फिर y j कैप को j कैप के साथ क्लब करेंगे तो आएगा y2 - y1 j कैप। फिर k कैप को k कैप के साथ क्लब करेंगे तो आएगा z2 - z1 k कैप। तो ये आ गया हमारा PQ वेक्टर। अब इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो i कैप, j कैप और k कैप के आगे ये जो स्केलर वैल्यूज लिखी हुई है इसी को हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। तो हर वेक्टर के 3 स्केलर कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं, एक i कैप की डायरेक्शन में मतलब x की डायरेक्शन में, एक j कैप की डायरेक्शन में मतलब y की डायरेक्शन में, और एक k कैप की डायरेक्शन मतलब यहाँ पे z की डायरेक्शन में। ध्यान रखिए ये जो भी स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं साइन के साथ लिए जाते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यही आंसर आएगा, नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस ऑफ y2 - y1 स्केलर कंपोनेंट हो जाता। तो ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गए, उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में सेट की फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वेक्टर का, i कैप की जो वैल्यू है स्केलर कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर और उसका ले लेंगे रूट, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, स्केलर कंपोनेंट भी निकाल लिया, ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना है और उसमें गर्ल की पोजीशन बतानी है इस तरह से कि सबसे पहले मूव करेगी 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट।
तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने यहाँ पे बना लिया है। ये हमारा बेसिकली वाई एक्सिस ही मान के चलेंगे और इसको एक्स एक्सिस ही, और जो स्टार्टिंग पोजीशन हम गर्ल की मान लेंगे कि वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, ताकि हम आसानी से उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सके। एक रेफरेंस फ्रेम हमें यहाँ लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक्स वाई प्लेन लिया है, क्योंकि वेक्टर्स के क्वेश्चन को हम इसी तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर्स को। अब यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करना, हमें 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट जाना है, तो जो गर्ल है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट की डायरेक्शन में करेगी मूव, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी 4 किलोमीटर, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर वहां से जो पोजीशन आ गई है गर्ल की, उसको मान लेते हैं नई पोजीशन ऑफ गर्ल है ए। अब यहाँ से इस पॉइंट से गर्ल आगे मूव करेगी, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे अगर गर्ल पहुंच गई है तो उसकी नॉर्थ की ये डायरेक्शन हो गई है, साउथ की ये डायरेक्शन होगी। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके जो पैरेलल है वही अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से वो मूव करेगी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ध्यान रखिए 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। इस तरह से आप रीड करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, उसका एक ही मतलब होता है। तो हमें फ्रॉम नॉर्थ से क्या करना है, ईस्ट की तरफ 30 डिग्री मुड़ना है। तो यहाँ पे ये है नॉर्थ, इस नॉर्थ से हमें 30 डिग्री टुवर्ड्स कहाँ मूव करना है, ईस्ट। तो यहाँ से हम 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, और हम तो क्या मुड़ जाएंगे, गर्ल मुड़ जाएगी, और फिर उस डायरेक्शन में गर्ल मूव करेगी 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में लिखा, तो ध्यान रखिए जब ऐसे लिखा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको रीड करिए ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ इतने डिग्री ईस्ट। इस तरह से हम इसका डायग्राम समझ सकते हैं कि गर्ल 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में मूव करी। फिर एक नई पोजीशन मिल गई हमें, क्योंकि फिर वहां पे गर्ल जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हमें निकालना है गर्ल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर बना लेंगे, तो ये जो आएगा लेंथ, ये उसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे हम ये वेक्टर पहले इवेल्युएट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब वैसे इस क्वेश्चन को वेक्टर से सॉल्व करना है तो बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट यूजिंग ज्योमेट्री। लेकिन क्वेश्चन सीबीएसई का है, तो मैं आपको वेक्टर से सॉल्व करना यहाँ पे बताऊंगा। तो वेक्टर से कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए मैंने आपको बोला कि इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, तो इस डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा वो आई कैप या माइनस आई कैप से डिफाइन होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा वो जे कैप या माइनस जे कैप से हम करेंगे डिफाइन। तो हम यहाँ पे वेक्टर्स करेंगे डिफाइन। अब ओबी वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लगाऊंगा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं ओबी वेक्टर को लिख सकता हूँ यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ, दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। इस तरह से मैं ओबी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मुझे ओ ए वेक्टर निकालना है और ओ ए बी वेक्टर निकालना है, ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ओबी वेक्टर। फिर उसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा, तो यहाँ पे ये लेंथ आ जाएगी, वो यहाँ पे गर्ल के डिस्प्लेसमेंट को करेगा डिफाइन। अब सबसे पहले ओ ए वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो ओ ए वेक्टर हमें डिफाइन करना है, तो हम इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन देखिए हमें पता है, हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और कितना मूव कर रहे हैं हम, 4 यूनिट। तो इसकी लेंथ हमें पता है 4 यूनिट माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, -4 आई कैप आएगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, इन पॉइंट्स को ही डिफाइन कर लीजिए कि ये ओरिजिन है, इसके पॉइंट को लिख लेता हूँ 0,0, ये 4 डायरेक्शन लेफ्ट मूव किया तो ये पॉइंट हो जाएगा -4,0। फिर आप डिफाइन कर लीजिए -4 -0 आई कैप, 0 -0 जे कैप, उससे भी -4 आई कैप ही यहाँ पे आंसर आएगा। इस तरह से हम ओ ए वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक और ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना तो एक्स एक्सिस की है ना वाई एक्सिस की है, उसके किसी एक डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहा है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम इस वेक्टर के 2 स्केलर कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसका एक स्केलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे डिफाइन करेंगे, जिससे यहाँ पे हम इन दोनों वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा बाय ट्रायंगल लॉ, दैट विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो अगर पॉइंट सी है तो ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे ए सी और सी बी वेक्टर हम निकालेंगे। तो ए सी वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्शन तो मुझे पता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मुझे सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसकी लेंथ में यहाँ पे इवेलुएट कर लूंगा, तो यहाँ पे इसकी लेंथ को मैं लिख लेता हूँ ए के बराबर। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे a/3, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 cos 60। इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ए सी वेक्टर। डायरेक्शन हमें पता है आई कैप की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ए सी वेक्टर क्या आएगा, 3 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए सी वेक्टर। अब सी बी वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो सी बी वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ निकाल लेंगे। इसकी लेंथ निकालने के लिए इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ b। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, b/3, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 60 के बराबर। और sin 60 मुझे यहाँ पे पता है √3/2 होता है, या फिर मैं b की वैल्यू को लिख सकता हूँ 3 sin 60 डिग्री। और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, j का। तो यहाँ पे सी बी वेक्टर क्या आएगा, 3 sin 60 j का। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा, वो आएगा 3 cos 60 प्लस 3 sin 60 j का। ओ बी वेक्टर क्या आएगा, -4 आई कैप, इसमें ऐड कर देंगे। cos 60 हाफ होता है तो ये 3/2 आई कैप आएगा, ये 3 √3/2 आएगा, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है। इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे -4 प्लस 3/2 आई कैप आएगा, वो आएगा -5/2 आई कैप प्लस 3 √3/2 जे कैप। अब यहाँ पे हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओबी वेक्टर का अगर हम यहाँ पे मॉड निकालना है, तो मॉड का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे अंडर रूट में आई कैप के जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, तो यहाँ आएगा -5/2 का होल स्क्वायर
और जे कैप के कंपोनेंट का होल स्क्वायर आएगा 3√3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 25/4 और ये आएगा 27/4। तो ये हो जाएगा 52/4, ये आएगा √30। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट की लेंथ जितना गर्ल मूव करेगी। तो इस तरह से हम वेक्टर्स की हेल्प कर यूज करके इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके। अगर ये यूज नहीं करना होता तो और भी आसान होता, क्योंकि देखिए ये 3 cos 60 है, तो यहाँ पे -4,0 है, तो इसका मतलब ये लेंथ 4 है और 3 cos 60 कितना होता है 3/2। तो 4 में से अगर आप 3/2 निकाल लेंगे तो आपको ये वाली लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए डायग्राम में हम इस तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे ये लेंथ में कितनी लिखूंगा 4 - 3/2, क्योंकि टोटल 4 है, इसमें से 3/2 हट जाएगा तो कितना आएगा 5/2। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि ये लेंथ आ गई हमारी 5/2 और यहाँ पे तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा -5/2 ये हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हमने निकाल ही लिया है। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 3√3/2। तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही आपको मिल जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा -5/2 आएगा और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3√3/2 आएगा और इसका कोऑर्डिनेट पता है तो -5/2 - 0 i कैप 3√3/2 - 0 j कैप। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं बिना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें। डायरेक्टली ये लेंथ ही निकाल लीजिए। ऐसे भी आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, वो भी इससे सेम ही आंसर आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b प्लस c देन इज इट ट्रू दैट मॉड a इक्वल टू मॉड b प्लस मॉड c। हमें जस्टिफाई करना है आंसर। तो वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c दिया हुआ है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ की ही तरीके से बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल डिफाइन कर लेता हूँ जिसकी साइड्स इस तरह से है, ये वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c है, इस तरह से डिफाइन किया है और यहाँ पे वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्या है वेक्टर a के बराबर है, यही हमें क्वेश्चन में दिया। तो इस तरह से हम एक डायग्राम बना सकते हैं। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड a मॉड b मॉड c। तो मॉड a डिफाइन करती है इस साइड की लेंथ, मॉड b डिफाइन करती है इस साइड की लेंथ, मॉड c डिफाइन करती है इस साइड की लेंथ। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये साइड की लेंथ के बीच में ही लिखा हुआ है ट्रायंगल के, और ये लिखा हुआ है इस साइड की लेंथ इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो हमें यहाँ पे पता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो हमने ये लिखा है, हमें पता है ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और यहाँ पे साइड्स हमने डिफाइन कर ली है ए बी बी सी और ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यहाँ पे 2 साइड का एडिशन ही लिखा हुआ है, वो थर्ड से बड़ा ही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी प्लस ए सी है वो बी सी से बड़ा ही होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी लेंथ वो ए मॉड ए से बड़ी ही होगी। ए बी की लेंथ कितनी है मॉड सी, ये है मॉड बी, ये ग्रेटर देन मॉड ए ही होगा। तो ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में पूछा इज इट ट्रू दैट, तो इसका मतलब हम लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू और जस्टिफाई हमने यहाँ पे कर दिया है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x ब्रैकेट में लिखा हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इस वेक्टर की बात कर रहा है, इट इज ए यूनिट वेक्टर, इसको लिख लेते हैं वेक्टर v। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं x मल्टीप्लाई करके, ये आएगा xi कैप xj कैप और xk कैप। हमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो मॉड्यूलस है या मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देंगे हम इस वेक्टर का, xi कैप xj कैप xk कैप से है तो आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कर देंगे 1। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आएगा अंडर रूट में 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड्स तो आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x ही निकालनी थी, तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर प्लस 1/√3 और माइनस 1/√3। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वेक्टर बना लेते हैं, ये वेक्टर a है क्वेश्चन में गिवन, ये वेक्टर b है गिवन। हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर पहले लिखना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से हम बना सकते हैं, a और b 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, तो वैल्यू आएगी a प्लस b के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a प्लस b डिफाइन कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसको आप ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो i कैप को हम i कैप के साथ क्लब करेंगे तो आएगा 2i प्लस i, ये हो जाएगा 3i कैप, j कैप को j कैप के साथ तो आएगा 3j कैप माइनस 2j कैप हो जाएगा j कैप, और माइनस k कैप और प्लस k कैप तो कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0k कैप ही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3i कैप प्लस j कैप और 0k कैप, मतलब इसको 3i कैप प्लस j कैप हम यहाँ पे प्लस 1j कैप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें डिफाइन करना है एक वेक्टर जो इस रिजल्टेंट के क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे इसके पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान रखिए वेक्टर हमेशा फ्री वेक्टर्स होते हैं, उसको आप मूव करा सकते हैं। तो इस वेक्टर को मैं यहाँ बनाना चाहूँ या यहाँ बनाना चाहूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3i कैप प्लस j कैप के पैरेलल वेक्टर मुझे यहाँ पे लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5 यूनिट। तो सबसे पहले मैं इसके पैरेलल वेक्टर लिखता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, हम इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पहले डिफाइन कर देते हैं। नोटिस करिए डायरेक्शन मैंने यही बनाई है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है पहले वो डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वैसा हम क्यों लिखते हैं, चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, 3i कैप प्लस 1j कैप अपॉन अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करके। तो यहाँ पे ये आ गया यूनिट वेक्टर इसकी ही डायरेक्शन में, मतलब इसके पैरेलल ही वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। हमें मैग्नीट्यूड 5 यूनिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 वेक्टर को इसी डायरेक्शन में पुट करके ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 5।
तो यहाँ से ये जो वेक्टर मिलेगा इसकी डायरेक्शन तो यही होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा क्योंकि मैंने 1 को 5 टाइम्स ऐड कर लिया। तो इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसी चीज को 5 बार ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को डिफाइन करना है तो उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड हमें पता है 5 यूनिट, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो जब आपने रिजल्टेंट डिफाइन किया था उस रिजल्टेंट का अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो जो नया वेक्टर डिफाइन करना है उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, और मैग्नीट्यूड को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेक्टर मिल जाएगा। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे 9 + 1 10 आ जाएगा, तो आएगा 5, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 15i कैप + 5j कैप अपॉन √10। तो ये आ गया डायरेक्शन। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है एंटी पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब जस्ट इसका रिवर्स। तो उस केस में क्या करते हैं, ये तो हो गया पैरेलल, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो एरो होगा वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि ये जो आंसर आएगा उसका नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो ये पॉजिटिव है तो ये अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम वो वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ इफ वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर c भी हमें क्वेश्चन में लिखा है। हमें निकालना है एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3 टाइम्स c वेक्टर। तो इसको मैं लिख लेता हूं वेक्टर v। हमें इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पैरेलल टू वेक्टर v दैट विल बी इक्वल टू v कैप, मतलब इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दैट इज v वेक्टर अपॉन मॉड v। तो हमें क्वेश्चन में ये डिफाइन करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेक्टर v डिफाइन कर लेंगे यूजिंग दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में i प्लस j प्लस k, माइनस टाइम्स आएगा 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3 टाइम्स आएगा i माइनस 2j प्लस k। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2i कैप 2j कैप 2k कैप, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, यहाँ पे आएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब i कैप की टर्म्स को क्लब कर लेंगे तो i कैप में यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 2 और प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। j कैप को क्लब करेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 माइनस 6, k कैप को क्लब करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आएगा 3i कैप, ये यहाँ पे आएगा माइनस 3j कैप और ये आएगा यहाँ पे 2k कैप। तो ये आ गया हमारा वेक्टर v। अब वेक्टर v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो यूनिट वेक्टर जो निकालना है वो आंसर आ जाएगा। तो आएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप। अब ये वैल्यू तो सिंप्लीफाइड है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। ये आएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस 9 18 प्लस 4, ये आएगा 22। तो यहाँ पे ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट 22 को सेपरेट कर लें, 3/√22 माइनस 3/√22 प्लस 2/√22। इस तरह से भी हम ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए इस यूनिट वेक्टर का आपके स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं तो वो वैल्यूज हो जाएंगी, एक स्केलर कंपोनेंट ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स a b c दे आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच b डिवाइड्स ac। तो यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर प्रूव करेंगे। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे करते हैं लाइन, इसका मतलब होता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे वेक्टर्स से कैसे प्रूव करेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उसका तरीका क्या है देखिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई ये करते हैं कि हम तीन वेक्टर अगर बनाएंगे, ए बी वेक्टर या फिर हम बनाएं बी सी वेक्टर या हम बनाएं ए सी वेक्टर, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि ये वेक्टर्स, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इवन आप ए बी वेक्टर को बी सी वेक्टर के पैरेलल प्रूव कर देंगे तो भी ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ये सिमिलर टाइप की कंडीशन हम 2D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में भी अप्लाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन में 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होते हैं, जेड तो होता नहीं। तो उसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो यहाँ पे वेक्टर्स होता है, तो ध्यान रखिए वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन का मतलब स्लोप ही होता है या ग्रेडियंट होता है। तो जब यहाँ पे वेक्टर्स को मैं पैरेलल कर रहा हूँ इसका मतलब इनके स्लोप्स को ही मैं इक्वेट कर रहा हूँ। इस तरह से वेक्टर्स में उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करेंगे। या फिर आप एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस ए बी निकाल लीजिए या बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। तो दो का सम जो है वो तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर आ सकता है। लेकिन ये क्या है, ये मेथड हम क्लास 11th में लगाते थे जब वहां 3D ज्योमेट्री पढ़ा था। लेकिन अब ये मेथड हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन से प्रूव करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबके लिए आपको ये वेक्टर से डिफाइन करने पड़ेंगे, ए बी बी सी और ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 5 माइनस 1 आई कैप, फिर क्या आएगा 0 माइनस ऑफ माइनस 2 जे कैप माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 8 के कैप। तो ये एक्सप्रेशन इसमें आएगा, ये हो जाएगा 4 आई कैप, ये आ जाएगा 2 जे कैप और ये आ जाएगा 6 के कैप। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बी सी वेक्टर, वो आएगा 11 माइनस 5 आई कैप 3 माइनस 0 जे कैप 7 माइनस ऑफ माइनस 2 के कैप। तो आएगा 6 आई कैप 3 जे कैप और 9 के कैप। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे तीसरा वेक्टर दैट इज ए सी वेक्टर, तो आएगा 11 माइनस 1 आई कैप 3 माइनस ऑफ माइनस 2 जे कैप 7 माइनस ऑफ माइनस 8 के कैप। तो 10 आई कैप आएगा, ये 5 जे कैप आएगा और ये 15 के कैप आएगा।
आपको तीनों डिफाइन करने की जरूरत है, मैं तीनों डिफाइन करके बताऊंगा आपको यहाँ पे। आप किन्हीं भी दो को डिफाइन कर सकते हैं और उनको अगर आप पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। मैं आपको तीनों केसेस प्रूव करके दिखाऊंगा, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए बी अगर पैरेलल टू बी सी है तो पॉइंट ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब दो वेक्टर्स अगर आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म्स में लिखे हुए और उनको प्रूव करना है पैरेलल, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कंडीशन कि आई कैप के कंपोनेंट का आई कैप के साथ रेशो, जे कैप का जे कैप के साथ रेशो इक्वल टू के कैप का के कैप के साथ रेशो होना चाहिए। दैट इज 4/6 जो है वो 2/3 के बराबर होना चाहिए, वो 6/9 के बराबर होना चाहिए। जो चीज हमें यहाँ पे दिख रही है 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये भी 2/3 आएगा, तो ये तीनों ऑलरेडी इक्वल ही है। इस तरह से हम इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से अगर मैं इनको डिफाइन कर लेता बीसी और एसी को, या फिर ए बी और एसी को, तो ए बी और एसी को भी मैं पैरेलल प्रूव कर सकता हूँ। ए बी एसी को पैरेलल प्रूव करना है तो उसके आई कैप और जे कैप और के कैप का रेशियो इक्वल प्रूव करना होगा। दैट इज 4/10 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 6/15। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये भी वही वैल्यू लिखी है, 3 से कैंसिल करेंगे ये भी 2/5 आएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/5 ये भी इक्वल लिखा हुआ है। और अगर आप चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं बीसी इज पैरेलल टू एसी वेक्टर, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसके आई कैप जे कैप और के कैप का रेशियो लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा। 6/10 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 9/15। 2 से कैंसिल करेंगे 3/5 है, 3 से कैंसिल करेंगे ये भी 3/5 है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रूव कर सकते हैं, उसी से डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा एबीसी कोलिनियर है। मैंने तीनों से आपको प्रूव करके बता दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, किन्हीं भी दो स्मॉलर वैल्यूज को अगर आप ऐड करेंगे तो जो लार्जर वैल्यू होगी उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दैट इज हमने डिस्टेंस को यहाँ पे किया है इक्वेट, ए बी प्लस एसी, ए बी प्लस बीसी इक्वल टू एसी, या फिर बीसी इक्वल टू ए बी प्लस एसी, या फिर बीसी प्लस एसी इक्वल टू ए बी। इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। तो हमें यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके निकालना है कि रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ये रेशियो मान लेता हूँ कि ए बी इज टू बी सी, ये रेशियो है लैम्डा इज टू 1। तो हमें यहाँ पे लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी है। सिमिलर तरह के क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते थे। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन करेंगे। पोजीशन वेक्टर्स का क्या मतलब है, ओरिजिन से हम ज्वाइन करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को और तीन वेक्टर हम यहाँ पे करेंगे डिफाइन, दैट इज ओ ए ओ बी ओ सी। आप चाहें तो डायरेक्टली इसके एक्स वाई जेड से भी लिख सकते हैं ये वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे 1 - 0 -2 - 0 -8 - 0 यही वैल्यूज आएंगे। तो ओ ए वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा 1 आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप, और ओ बी वेक्टर क्या आएगा 5 आई कैप 0 जे कैप और -2 के कैप। ओ सी वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा 11 आई कैप 3 जे कैप और 7 के कैप। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि ये रेशियो लैम्डा इज टू 1 है। तो वेक्टर्स के केस में कैसे कंडीशन अप्लाई करते हैं उसको हम लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ओ सी वेक्टर इज प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ओ सी वेक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। इसको आसानी से समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेक्टर बी होगा वो क्या होगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये जो पॉइंट सी है ये वेक्टर क्या है, इसका कोऑर्डिनेट ही होगा 11 आई 3 जे 7 के। इसको हम इस तरह से लिख के दिखाते हैं, एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा किसी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओ सी वेक्टर मतलब सी वेक्टर क्या है 11 आई 3 जे 7 के, ओ ए वेक्टर है 1 आई -2 जे -8 के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई कैप को आई कैप के साथ क्लब करेंगे तो आएगा 11 लैम्डा प्लस 1, जे कैप को जे कैप के साथ क्लब करेंगे तो आएगा 3 लैम्डा -2, फिर के कैप से आएगा 7 लैम्डा -8। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ओबी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमें ओबी वेक्टर की वैल्यू तो पता ही है, वो क्या है 5 आई कैप 0 जे कैप और -2 के कैप। इसी से फिर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करते थे, लैम्डा इज टू 1 ही लेते थे, फिर उससे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स कोऑर्डिनेट निकालते थे, वाई कोऑर्डिनेट निकालते थे, और फिर जो पॉइंट बी दिया होता था उसके एक्स और वाई से इक्वेट करते थे। यहाँ पे भी कुछ हम ऐसे ही कर रहे हैं। जब हमने वेक्टर निकाला तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, उसी से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे आई कैप को आई कैप से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 11 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 11 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 5। यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 के बराबर। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जे कैप को जे कैप से इक्वेट करेंगे तो आएगा 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2/3 आएगी। के कैप को के कैप से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 7 लैम्डा -8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू -2। इक्वेशन आएगी 7 लैम्डा -8 इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 ही आएगी। एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है, अगर ये डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, अगर पॉइंट भी किसी एक पर्टिकुलर रेशो में एसी को डिवाइड कर रहा है तो वो जो पर्टिकुलर रेशो अगर आप निकालेंगे तो तीनों इक्वेशन से सेम ही आना चाहिए। जैसे इस केस में क्या आ रहा है 2/3, और अगर ये वैल्यू सेम ही आ जाती है तो यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला से भी बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम ऐसे प्रूव करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियसली भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली ये रेशो ही निकाल के दिखा दें तो भी हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो रेशो जब निकालेंगे तो तीनों से इक्वेशन बना के आपको दिखाना पड़ेगा लैम्डा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर दो से सेम आ गई तीसरे से अलग आ गई तो इसका मतलब वो उस रेशो में डिवाइड नहीं करेगा, मतलब वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। अगर एक पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स को किसी एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड करता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ही होते हैं। इस तरह से भी कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव किया जाता है।
तो यहाँ पे हमारा रेशो आ गया 2/3:1 और λ:1। तो रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3:1 या फिर आप रेशो को लिख सकते हैं 2:3। इस तरह से हम ये रेशो यहाँ पे कर सकते हैं डिफाइन। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू whose पोजीशन वेक्टर्स आर यहाँ पे दिए हुए एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। तो एक पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो डिवाइड करता है लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, और पी और क्यू के यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमें दिए हुए हैं, और वो क्या करता है पॉइंट आर एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दो पॉइंट्स बना लेते हैं पी और क्यू, क्यू ए प्लस बी है, उसका है a-3b। तो यहाँ पे इसके पोजीशन वेक्टर मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इसको हम ज्वाइन करेंगे और उसको एक्सटर्नली एक पॉइंट आर डिवाइड करेगा। अब मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं तो जो पॉइंट है इसके बीच में ही बना लेता हूं, तो मैं मान रहा हूं कि ये इंटरनली डिवाइड करा है, लेकिन मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो एक्सटर्नल डिवीजन का ही यूज करूंगा। रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2। अब समझना ये जरूरी है कि r से p का वो हो जाएगा 1, r से q का वो हो जाएगा 2। तो ये rp:r/q लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट से, फिर सेकंड पॉइंट से ये जो रेशियो है वो है ये। तो rp:r/q मतलब pr/qr की वैल्यू 1/2 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सटर्नली। तो डायग्राम में कैसा भी बनाऊं, अगर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो ये -1 लेना पड़ेगा या ये -2 लेना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों में से m:n में जो m या n में से एक नेगेटिव लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रेशियो मैं लिख लेता हूँ -1:2। आप चाहें तो 1:-2 लेके भी यहाँ पे r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ r वेक्टर। तो यहाँ पे मुझे r वेक्टर की ही वैल्यू वैल्यूएट करनी है। अगर इंटरनल डिवीजन होता तो डायरेक्टली 1:2 लेके मैं क्वेश्चन को कर लेता सॉल्व। एक्सटर्नल डिवीजन में ध्यान रखना है जो रेशियो लेना है एक को दोनों में से नेगेटिव लेना है, फिर ही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो नोटिस करिए दिए हुए हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा और बनाऊंगा वेक्टर, दैट इज OP, OQ और OR, तो यहाँ पे यही वेक्टर डिफाइन करे हुए हैं। और हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला इसी तरह से ही अप्लाई किया जाता है कि -1 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में इस पोजीशन वेक्टर Q से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्रॉस में इस पोजीशन वेक्टर पॉइंट P से, अपॉन में आएगा -1 + 2, वो होगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ R के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OR वेक्टर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय OQ वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय OP वेक्टर अपॉन -1 + 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। OR वेक्टर हमारा क्या है, वो R वेक्टर ही है, वही हमें यहाँ पे निकालना है, वही पोजीशन वेक्टर है। OQ वेक्टर है a-3b और यहाँ पे OP वेक्टर है 2a + b। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा -a + 3b, ये आएगा 4a + 2b। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 4a - a हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 5b, डिवीजन में तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लिख लेते हैं 3a + 5b। आ गया हमारा ये R वेक्टर। क्वेश्चन में यही करना था फाइंड। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान ये रखना था एक्सटर्नल रेशियो है तो एक यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। फिर आगे क्वेश्चन में एक और चीज शो करनी है कि P जो है वो क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। ये R वेक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया। तो P है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R एंड Q। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट P हमने जो डायग्राम बनाया वो गलत है। पॉइंट P R और Q के बीच में कहीं होना चाहिए, ये चीज हमें शो करनी है। अब ध्यान रखिए वेक्टर्स के केस में जब हम प्रूव करते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q, तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता तो आप कैसे करते हैं प्रूव। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे P इज मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q, तो हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, इसका जो x कोऑर्डिनेट है R का, इसका जो x कोऑर्डिनेट है P का, इसका जो x कोऑर्डिनेट है Q का, हम कैसे लिखते हैं, xp को लिखते हैं हम xr + xq / 2, ऐसे लिखते हैं। वेक्टर्स के केस में भी कुछ ऐसे लिखा जाता है। अगर P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RQ है तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेक्टर P = वेक्टर R + वेक्टर Q / 2। यहाँ पे जैसे हमने इस तरह से लिखा है। और जब मैं वेक्टर P की बात करता हूँ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसका मतलब वो क्या होता है OP वेक्टर। तो वेक्टर P + वेक्टर Q, वेक्टर P = वेक्टर Q + वेक्टर R/2। इसी तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। इसी तरह से वेक्टर में मिड पॉइंट प्रूव किया जाता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है, OP वेक्टर, जो हमने पता है क्वेश्चन में 2a + b है। हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड भी 2a + b आना ही चाहिए। तो राइट हैंड साइड में OQ वेक्टर लिखना है जो पता है a-3b। OR वेक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3a + 5b। ये वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a + a आएगा 4a, 5b - 3b आएगा 2b डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे 4a/2 हो जाएगा 2a वेक्टर, 2b/2 हो जाएगा b वेक्टर। तो ये 2a + b वेक्टर ही आ रहा है। तो ये चीज भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब सेकंड पार्ट भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसमें क्या है, सेकंड पार्ट अपने आप ही डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में जो फर्स्ट हाफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी से आपका आंसर आ जाएगा। और एक्सटर्नली का अगर हम एग्जैक्ट डायग्राम बना के करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नली इन द रेशियो जब दिखा होता है तो उसका डायग्राम का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करके बनाते हैं लाइन। ये मैंने लाइन बना ली, P और Q के जो वेक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब एक पॉइंट R दिया हुआ है जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है PQ सेगमेंट को। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट R है वो एक्सटर्नली लाई करेगा PQ सेगमेंट पे। एक्सटर्नली का मतलब इस PQ को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो बाहर जब जाएगा तो वहां पे कहीं जाके पॉइंट R होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट R हमें इधर डिफाइन करना है या यहाँ पे एक्सटेंड करके इधर डिफाइन करना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है उससे। यहाँ लिखा हुआ है R डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग P एंड Q। तो यहाँ पे जो रेशियो लिखा हुआ है RP फर्स्ट पॉइंट है, फिर RQ सेकंड पॉइंट। तो ये जो रेशियो लिखा होता है फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस और सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो ही होता है।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर पी, दैट इज आर का फर्स्ट पॉइंट पी से डिस्टेंस, इस टू यहाँ पे लिखा हुआ है आर क्यू। तो इसका मतलब क्या है, आर पी अपॉन आर क्यू जो है वो 1/2 है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, इसी से हमें पता लगता है। अब आर पी जो है वो लेस है क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है, आर क्यू जो है बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब जो पॉइंट आर हम लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि वो पॉइंट पी से तो पास होगा और पॉइंट क्यू से दूर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पी पे यहाँ से एक्सटेंड करके आर बनाया। नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता तो जो भी पॉइंट आ रहा था उसका क्यू से डिस्टेंस कम होता और पी से डिस्टेंस ज्यादा हो जाता, तो रेशियो ये गड़बड़ हो जाता, इसीलिए हमने ये पॉइंट यहाँ पे बनाया है। अब ये रेशियो लिख लेते हैं। तो रेशियो इसी तरह से होता है, आर का पी से डिस्टेंस, आर का पी से डिस्टेंस, ये वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो आर का क्यू से जो डिस्टेंस है वो 2 के बराबर है। ये होता है एक्सटर्नली रेशियो का मतलब, ये रेशियो है 1:2। इस तरह से एक्सटर्नल रेशियो का मतलब होता है। तो अब देखिए, अगर ये 1:2 है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू कितनी है, 2x है। तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये जो लेंथ है pq, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं x से लिख सकता हूँ। तो नोटिस करिए, यहाँ पे ये x है, ये x है, ये टोटल क्या है 2x। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट p। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो पॉइंट p है वो QR का क्या है, मिड पॉइंट ही है। यही चीज हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करनी थी। तो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम अगर मैं इस तरह से बना लूं, एग्जैक्ट जो एक्सटर्नल डिवीजन का होना चाहिए, तो उस डायग्राम से ही हमारा सेकंड पार्ट डायरेक्टली प्रूव हो जाता है और उससे हम फिर पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है और अच्छे तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप कंडीशन अप्लाई कर दूंगा, पी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर। तो यहाँ पे वो आएगा वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस a माइनस 3b/2। तो यही मैंने कंडीशन पहले भी अप्लाई करी थी, इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से भी हम आर वेक्टर निकाल सकते हैं, जो मैंने पहले मेथड में निकाला था -1:2। इसमें हम ये इस तरह से डायग्राम बना के भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a माइनस 3b, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 4a प्लस 2b, सिंप्लीफाई कर लेंगे 4a माइनस a, ये हो जाएगा 3a वेक्टर, ये 3b आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 5b वेक्टर। नोटिस करिए आपका सेम ही आंसर यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। अब ध्यान रखिए कि कभी जरूरी नहीं कि हमेशा मिड पॉइंट ही आएगा, एक्सटर्नल डायग्राम बनाएंगे तो हो सकता है ये वैल्यू 3 होती, तो उस केस में ये 2:1 आ जाता है। तो अगर ये 2:1 आ जाता है तो पॉइंट पी का जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर। इस तरह से फिर आर वेक्टर निकालते। इस केस में मिड पॉइंट आ रहा था, मिड पॉइंट प्रूव भी करना था, तो डायग्राम से भी ऐसे हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। इसकी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर हमें दिए हुए, तो ये वाला वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर A, ये मान लेते हैं वेक्टर B, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो AB वेक्टर A है, AD वेक्टर B है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो हमें पता है पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक डायगोनल तो डिफाइन कर सकते हैं AC, एक डायगोनल डिफाइन कर सकते हैं DB। क्वेश्चन में लिखा हुआ कौन सी डायगोनल निकालनी है, तो मैं आपको दोनों डायगोनल निकाल के दिखा दूंगा और उसमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो AC वेक्टर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स वेक्टर्स के जो साइड्स के दिए हुए हैं एडजेसेंट के, वेक्टर A और वेक्टर B। तो यहाँ पे हमें पता है AC वेक्टर और ये DB वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर A प्लस B होगा, एक वेक्टर A माइनस B होगा। कैसे डिफाइन करते हैं, हमें यहाँ पे पता है अगर ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A होगा क्योंकि AC के पैरेलल है, और अगर ये वेक्टर B है और ये भी वेक्टर B होगा क्योंकि इसके पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तो जो AC वेक्टर लिखना है मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या होगा, वो वेक्टर AC होगा। इसी तरह से होगा। सिमिलर तरीके से DB वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वेक्टर B है, यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे DB वेक्टर, वो होगा वेक्टर A के बराबर। तो DB वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे वेक्टर A माइनस वेक्टर B ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू निकाल के दिखा लीजिए, वही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो पहले डायगोनल AC निकालता हूँ वेक्टर, तो ये वैल्यू क्या आएगी A प्लस B। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करके ऐड करेंगे, तो आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 + 1 आई कैप, ये हो जाएगा -4 माइनस 2j कैप 5 माइनस 3k कैप, तो आएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 3² प्लस 6² प्लस 2²। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये 49 आएगा, उसका रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो एक तो ये आ गया डायगोनल वेक्टर जो हमने हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक और डायगोनल वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं A माइनस B से, वो यहाँ पे आएगा इसका सब्ट्रैक्शन, तो आएगा 2i कैप माइनस आई कैप, तो ये आएगा यहाँ पे प्लस आई कैप माइनस 4j कैप, ये माइनस माइनस प्लस 2j कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3k कैप हो जाएगा। तो ये आएगा 1i कैप, ये आएगा -4 + 2 माइनस 2j कैप 5 + 3 दैट इज 8k कैप। इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे तो इसके अंडर रूट में मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, तो अंडर रूट में 1² प्लस 2² प्लस 8² आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 69। तो ये हमारा आ गया सेकंड डायगोनल का यूनिट वेक्टर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हमें एरिया डिफाइन करना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया का हम फॉर्मूला यूज करेंगे पैरेललोग्राम ABCD के लिए। अगर कोई भी पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स की वैल्यू दी हुई है तो उसका एरिया डिफाइन किया जाता है मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ A क्रॉस B, और A और B की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ कि आंसर आता कैसे, ये याद करने में, ताकि आपको आसानी होगी कि यही हम इसका एरिया लिखते हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ABD उसका डबल ही होगा, क्योंकि ये वाला जो डायगोनल है ये दो ट्रायंगल्स ने पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है और उन दोनों का एरिया इक्वल होता है, ये तो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
ये वाला एंगल डिफाइन कर लेता हूँ, सपोज ये है थीटा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस साइड पे। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। नोटिस करिए, अगर ये लेंथ है मॉड बी, तो यहाँ पे मॉड बी ये थीटा है, ये लेंथ निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से तो ये आएगा मॉड बी साइन थीटा। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये मॉड बी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गई है यहाँ पे डी, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ ई, तो डी की लेंथ आ गई, और ए बी की लेंथ हमें पता है वो कितनी है, मॉड ए के बराबर। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल जो है ए बी डी, इसका एरिया लिख सकते हैं आसानी से। ए बी डी का एरिया क्या होगा यहाँ पे, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो आएगा हाफ मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यहाँ पे कितनी है, मॉड बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो जो टोटल एरिया यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल का, ट्राइंगल नहीं सॉरी, टोटल एरिया यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ एबीडी हो जाएगा। मैंने आपको बताया इस ट्राइंगल का एरिया इसके बराबर होता है, डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स के एरिया में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इसका 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू इसी के बराबर आएगी। ये यहाँ पे देखिए ये लिखा है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही होता है ए क्रॉस में, और उसी का हमें मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से यहाँ पे रिजल्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट अब यहाँ पे निकाल लेते हैं दोनों वेक्टर्स का यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, आई कैप जे कैप के कैप आता है फर्स्ट रो, फिर यहाँ पे सेकंड रो में लिखते हैं फर्स्ट वेक्टर के आई जे के, तो 2 - 4 5, फिर यहाँ पे थर्ड रो में लिखते हैं सेकंड वेक्टर के आई जे के 1 - 2 - 3। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे डिटरमिनेंट को अबाउट फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में पहली वैल्यू आएगी आई कैप से, वो आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आएगा 12 माइनस ऑफ -10, तो हो जाएगा +10 जे कैप। सेकंड वैल्यू आएगी सेकंड एलिमेंट से जे कैप से, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है तो माइनस जे कैप, यहाँ पे आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा -6 - 5। इसी तरह से आएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू आएगी के कैप से, तो इसमें आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज -4 + 4, तो यहाँ पे आएगा के कैप। हमें इसका ही लेना है मैग्नीट्यूड, यही हमारा क्वेश्चन है, यही एरिया निकालना है। तो ये 22 आई कैप आएगा, ये 11 जे कैप हो जाएगा, ये 0 के कैप। इसका मॉड निकालना है, तो पहले मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 11 यहाँ कॉमन आ जाएगा, मॉड में आएगा 2 आई कैप + 1 जे कैप। फिर यहाँ पे इसका मॉड लेंगे तो आएगा अंडर रूट में 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11, तो आएगा 11√5 के बराबर। ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी हैव टू शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ आर प्लस माइनस, यही वैल्यू लिखी हुई है 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे जो OX, OY, OZ की बात कर रही है क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस की ही बात हो रही है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको लिखा जाता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, और इसमें एक रिलेशन होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और यहाँ पे जो अल्फा एंगल होता है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम OX भी बोलते हैं। बीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसको OY भी बोलते हैं। गामा रिप्रेजेंट करता है एंगल विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, जिसको OZ भी बोलते हैं। ये सारे के सारे एंगल जो डिफाइन किए जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डिफाइन किए जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो उस वैल्यू को यहाँ पे मान लेता हूं मैं थीटा के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से हमारी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा होंगे, और वही हमें क्वेश्चन में करने हैं फाइंड। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/3, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। तो इसका मतलब क्या है, या तो प्लस 1/√3 लेंगे या माइनस 1/√3 लेंगे। तो ध्यान रखना ये जरूरी है कि डायरेक्शन कोसाइन cos थीटा cos थीटा cos थीटा है, तो यहाँ पे एक पॉसिबल प्लस साइन के साथ आंसर आएगा, प्लस 1/√3, प्लस 1/√3 और प्लस 1/√3। तो यहाँ पे इसकी एक डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाएगा। तीनों की वैल्यू ध्यान रखिए, या तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव लेंगे तो सारा आंसर क्या आएगा, -1/√3, -1/√3 और -1/√3। तो यही यहाँ पे आंसर आ रहा है, और यही चीज यहाँ पे लिखी, इसका यही मतलब है। एक बार प्लस साइन लेंगे तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे, माइनस साइन लेंगे तो तीनों के आगे माइनस आ जाएगा, जो हमारा यही आंसर है, यही हमें क्वेश्चन में करना था शो। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर B है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर C हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक वेक्टर डी फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, एंड यहाँ पे कंडीशन दी हुई है C डॉट D की वैल्यू है 15। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वेक्टर डी जो है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, इसको दो तरह से समझा जा सकता है, दो तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सबसे पहले जो वेक्टर डी निकालना है उसको मैं मान लेता हूं xi कैप, yj कैप और zk कैप। तो डी निकालने के लिए हमें तीन वेरिएबल x, y, z के लिए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में तीन कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन लगा सकते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अब वेक्टर डी हमें ये भी दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो कंडीशन लगा सकते हैं डी डॉट बी भी 0 होगा। थर्ड कंडीशन क्वेश्चन में लिखी हुई है सी डॉट डी इक्वल टू 50, तो ये भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। तो नोटिस करिए तीन ही वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दी हुई है। इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। तो वेक्टर डी की जगह पुट कर देंगे एक्स वाई जेड, और ए की जगह आएगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे इक्वल टू 0। अब जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो कैलकुलेशन कैसे आती है, आई को हम डॉट लेते हैं आई के साथ, बाकी आई का जे और के के साथ डॉट तो 0 ही होता है क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू क्या आती है, आई का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन पहली वैल्यू आएगी।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आती है जे कैप का जे कैप के साथ ही डॉट लिया जाएगा, बाकी के साथ डॉट 0 होगा, तो जे कैप का जे कैप के साथ डॉट तो 1 होगा, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 नहीं सॉरी y लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 4y आएगा। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी के कैप का के कैप के साथ डॉट, तो आएगा यहाँ पे 2z, के कैप का बाकी सबके साथ डॉट क्या आएगा 0 आएगा i और j के साथ, क्योंकि एंगल है 90 डिग्री। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना होता है तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई x आएगा, j का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 4y आएगा, और k का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई यहाँ आएगा 2z। ध्यान रखिए साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन राइट साइड में है इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे d डॉट b इक्वल टू 0, तो d की जगह पुट करेंगे, b की जगह पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पे भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 3, y मल्टीप्लाइड बाय -2, z मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 0, तो आएगा 3x - 2y + 7z इक्वल टू 0, ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे d डॉट c की वैल्यू दी हुई 50, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आएगा x मल्टीप्लाइड बाय 2, y मल्टीप्लाइड बाय -1, z मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 50, तो आएगा 2x - y + 4z इक्वल टू 50। तो ये आ गई हमारी तीन इक्वेशन x y z में, इनको सॉल्व करके अब हम x y z की वैल्यूज निकालेंगे। तो तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड यूज करूंगा, एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी दोनों की टर्म्स में निकालूं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू लिख लूंगा -4y - 2z, यहाँ से भी अगर x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू 2y - 7z, तो मैं अब x को एलिमिनेट कर दूंगा, तो यहाँ पे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आएगा 3x इक्वल टू -12y - 6z, और इसको मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा 2y - 7z, इससे इक्वेट कर देंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y और z में एक रिलेशन आ जाएगा, तो रिलेशन निकालेंगे तो आएगा z इक्वल टू 14y, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने y के टर्म्स में निकाल लिया, अब मैं कोशिश करूंगा कि x को भी मैं इन टर्म्स ऑफ y ही निकाल लूं, तो यहाँ पे z की जगह मैं 14y पुट कर दूंगा, तो 3x आएगा यहाँ पे 2y - 7 मल्टीप्लाइड बाय 14y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -96y, क्योंकि ये 2 है, ये -98 आएगा तो -96 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y -96y, तो यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y भी आ जाएगा -32y। अब x भी इन टर्म्स ऑफ y पता है, z भी इन टर्म्स ऑफ y पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो पूरी की पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे तो x और z की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय -32y - y + 4 मल्टीप्लाइड बाय 14y इक्वल टू 15। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा -9y दैट इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू आएगी -15/9, कैंसिल आउट करेंगे फैक्टर्स तो आएगा -5/3, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब y की वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे -5/3, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी -70/3, फिर यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर सकते हैं -5/3, तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 होता है 160, तो आएगा 160/3, तो x y z तीनों की वैल्यूज मिल गई है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो वेक्टर d हमारा आ जाएगा, वो आएगा 160/3 i कैप -5/3 j कैप -70/3 k कैप। तो ये तो होगा एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे इस कंडीशन को यूज करने का कि d परपेंडिकुलर है टू दीज टू वेक्टर्स, दैट इज हमने डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 कर दिया। इस कंडीशन को एक तरीके से और यूज किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है d जो है परपेंडिकुलर टू a भी है और d जो है परपेंडिकुलर टू b भी है, तो एक वेक्टर d जो है जो गिवन दो वेक्टर्स के क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है दैट विल बी पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज d इज पैरेलल टू a क्रॉस b। अब अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो एक वेक्टर को हम स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर लिख सकते हैं, तो d को लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, जहां पे लैम्डा रिप्रेजेंट करता है एक स्केलर क्वांटिटी को, तो मुझे वेक्टर d ही निकालना है, तो a क्रॉस b तो हम सॉल्व कर सकते हैं, a और b पता है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू ही फिर इवैल्यूएट करनी होगी, उसी के लिए कंडीशन लिखी हुई है c डॉट d इक्वल टू 50, उसका यूज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो पहले हम यहाँ पे a क्रॉस b को इवैल्यूएट कर लेते हैं, जिससे d आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो a क्रॉस b इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से लिखा जाता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में i कैप j कैप k कैप, पहले वाला जो वेक्टर है उसका i j k के कंपोनेंट आएंगे 1 4 2, सेकंड वाले वेक्टर के i j के कंपोनेंट आएंगे 3 - 2 और 7। अब हम यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके a क्रॉस b निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे अबाउट फर्स्ट रो, तो पहली वैल्यू आएगी एलिमेंट i कैप से, वो आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, तो आएगा 28 माइनस ऑफ -4, तो 28 + 4 i कैप। सेकंड j कैप जो टर्म है यहाँ से नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, तो माइनस j कैप आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आएगा 7 - 6, तो आएगा माइनस ऑफ 7 - 6 j कैप। थर्ड आएगा k कैप से, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा -2 - 12, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा यहाँ पे 32 i कैप, ये आएगा -1 j कैप, ये आएगा -14 k कैप। तो अब हमें a क्रॉस भी पता लग गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें तो हमें यहाँ पे पता ही है, अब हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू करनी वाली है। तो इसी के लिए कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में c डॉट d या d डॉट c की वैल्यू है 15 के बराबर, तो d की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेशन है, c हमें पता ही है, जिसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। अब स्केलर है तो बाहर रहेगा, इसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो i का i के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -14 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये वैल्यू आएगी 64 + 1, यहाँ पे आएगा -56 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इक्वल टू 15। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 65 - 56 आएगा जो होता है 9, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 15/9 दैट इज इक्वल टू 5/3। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वेक्टर d आ जाएगा जो क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना था, तो 5/3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नोटिस करेंगे मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आएगा जो पहले आया था 160/3 i कैप -5/3 j कैप -70/3 k कैप। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का है आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है,
तो सम ऑफ वेक्टर्स निकालना है, उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसका स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ। तो वो वैल्यू दी हुई है 1 के बराबर, हमें लैम्डा की वैल्यू करनी है फाइंड। तो यहाँ पे सेकंड वेक्टर में दी हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं। सम ऑफ वेक्टर्स को मैं लिख लेता हूँ वेक्टर वी। तो इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली हमें करना है ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो आई कैप की टर्म आई कैप के साथ क्लब करेंगे तो आएगा लैम्डा प्लस 2 आई कैप, यहाँ पे जे कैप के साथ आएगा 6 के जे कैप, माइनस 5 प्लस 3 आएगा माइनस 2 के कैप। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी वेक्टर वी। हमें डिफाइन करना है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर वी को डिवाइड करेंगे इसके मॉड्यूलस से। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, अंडर रूट में आएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमें लेना है स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ जिसकी वैल्यू दी हुई है 1। स्केलर प्रोडक्ट मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम वी कैप के साथ और इसको इक्वेट कर देंगे 1। अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है। तो वी कैप की वैल्यू पुट कर दी, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वेट करेंगे 1। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे न्यूमरेटर में क्या आएगा, आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप का जे कैप और के कैप का के कैप के साथ। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस लैम्डा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। तो ये आएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2। इस वैल्यू को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ये 36 प्लस 4 हो जाएगा 40। अब यहाँ नोटिस करेंगे 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स और निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ लैम्डा। लेफ्ट साइड में आएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, इसमें ऐड कर देंगे 40। लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36, यहाँ पे 4 प्लस 40 हो जाएगा 44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 लैम्डा लेफ्ट में आएगा तो आएगा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये आएगा 44 माइनस 36। तो ये वैल्यू आएगी 8 लैम्डा, ये आएगा 8। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। यही हमें क्वेश्चन में करनी थी फाइंड। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, वी हैव टू शो दैट द वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स की बात हो रही है, a b c जो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। 3 वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और c a के भी परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b भी है, वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c भी है और वेक्टर c जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर a भी है। तो अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब क्वेश्चन में कंडीशन ली हुई है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, b डॉट c भी 0 होगा और c डॉट a की वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो तीनों वेक्टर्स हैं दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ c होगा। इसकी वैल्यू को मैं अज्यूम कर लेता हूँ r के बराबर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड r के बराबर मैंने मान लिया है। अब हमें क्वेश्चन में शो करना है कि ये जो एक नया वेक्टर है यहाँ पे बनाया गया है a प्लस बी प्लस सी, इसका इंक्लिनेशन मतलब इसका जो एंगल है वेक्टर a के साथ, वेक्टर b के साथ और वेक्टर c तीनों के साथ क्या है, इक्वल एंगल है। तो हमें यहाँ पे ये शो करना है। तो इसका मतलब हम इसको इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जो एंगल है उसको मैंने यहाँ लिख लिया है थीटा। मुझे शो करना है कि इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का भी एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा है। ये जो सिंबल मैंने लिखा है ये स्मॉल जो दिख रहा है आपको कैप, इसका मतलब एंगल ही होता है मैथमेटिकल। तो इसका मतलब ये लिखा है एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। इस तरह से हम मैथमेटिकली को एंगल बिटवीन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रूव करेंगे कि इसके बीच का एंगल सब इक्वल है। अब 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैं इन दोनों के बीच का एंगल डिफाइन करना है तो हमें पता है हम डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन कर सकते हैं। cos थीटा कैसे डिफाइन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस 2 वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर। इस तरह से हम cos थीटा की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा। तो न्यूमरेटर में नोटिस करेंगे a का डॉट आएगा a b c तीनों के साथ, तो आएगा a डॉट a, b डॉट a और c डॉट a। ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं वेक्टर, तो यहाँ पे b डॉट a की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 0 के बराबर, c डॉट a भी मैं पुट कर सकता हूँ 0 के बराबर। तो यहाँ से आएगा a डॉट a जिसको लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर अपॉन डिवीजन में ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब मैंने मैग्नीट्यूड को तो माना ही था कि ये वैल्यू r के बराबर है, तो यहाँ पे r पुट कर देंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा r अपॉन मॉड a प्लस b प्लस c। तो ये cos थीटा आ गया, ये जो एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। आप चाहें तो इसको cos अल्फा लिख लीजिए, फिर इन दोनों के बीच का एंगल cos बीटा लिख लीजिए, इन दोनों के बीच का एंगल cos गामा लिख लीजिए और तीनों से अगर आप निकालेंगे cos की वैल्यू तो वो इक्वल ही आएंगे, हमें यही शो करना है। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करता हूँ, मुझे पता है वो थीटा ही प्रूव करना है तो थीटा के बराबर ही आना चाहिए। तो cos थीटा के बराबर उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ये वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ये वेक्टर। नोटिस करेंगे ये वैल्यू इसी के बराबर आएगी। तो डॉट लेंगे तो यहाँ आएगा a डॉट b आएगा, b डॉट b आएगा, c डॉट b। a डॉट b और c डॉट b की वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दी हुई है। b डॉट b को लिख सकते हैं मॉड b का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो मॉड b को लिख सकते हैं r। तो देखिए ये r अपॉन मॉड a प्लस b प्लस c ही आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है, आना भी चाहिए। सिमिलर तरीके से हम इसके बीच का एंगल निकालेंगे, वो भी सेम ही आना चाहिए। तो इसके बीच का एंगल थीटा डिफाइन करेंगे अगर, तो ये आएगा यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ये। तो ये आएगा a डॉट c, b डॉट c और c डॉट c। तो यहाँ पे a डॉट c और b डॉट c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर्स हैं। c डॉट c को लिख लेंगे मॉड c का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। मॉड c की वैल्यू हमने r अज्यूम करी है क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ से नोटिस करेंगे कोसाइन ऑफ एंगल्स अगर डिफाइन करेंगे इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। यही हमें क्वेश्चन में करना था शो। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है a b और c के साथ।
तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सपोज क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा जाए कि ये एंगल बताइए, जो इक्वली इंक्लाइंड एंगल है उसकी वैल्यू को भी इवैल्यूएट करके बताइए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एक और पार्ट बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन का, उसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि वो हम वैल्यू कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो दो पार्ट बनाए जा सकते हैं कि एक तो इक्वली इंक्लाइंड है, फिर एक जो इक्वली इंक्लाइंड का जो एंगल है थीटा, उसकी भी वैल्यू आप डिफाइन करके बताइए। तो यहाँ पे वो एंगल हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को करूंगा इवैल्यूएट। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे x। किसी का भी मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करना होता है वेक्टर्स में, तो उसको आप पहले x अज्यूम कर लीजिए, फिर उसको स्क्वायरिंग करिए बोथ द साइड्स। इसी तरह से हम मैग्नीट्यूड को इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं मॉड के लिए, क्योंकि यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जनरेट होता है, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा, इसका मॉड का स्क्वायर होगा। x डॉट x क्या होता है, मॉड x का स्क्वायर होता है। v डॉट v क्या होता है, मॉड v का स्क्वायर होता है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों जनरेट किया गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ही हमें कंडीशन लिखी हुई है। तो काफी स्टैंडर्ड मेथड है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सम ऑफ टू वेक्टर, थ्री वेक्टर, तो उसको आप पहले एक्स अज्यूम करिए, फिर स्क्वायर लिखिए, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। पहले ए का डॉट लेंगे a प्लस बी प्लस सी के साथ, तो आएगा a डॉट b और a डॉट c का एडिशन। फिर b का डॉट लेंगे a प्लस बी प्लस सी के साथ, तो आएगा b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c। नेक्स्ट c का डॉट लेंगे, तो आएगा c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे a डॉट b की वैल्यू, b डॉट c की वैल्यू और c डॉट a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। a डॉट a को यहाँ पे पुट कर देंगे मॉड a का स्क्वायर, b डॉट b को पुट कर देंगे मॉड b का स्क्वायर, c डॉट c को पुट कर देंगे मॉड c का स्क्वायर, और a डॉट b, b डॉट c, a डॉट c यहाँ पे हमें पता ही है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो गया, ये x स्क्वायर है, x हमें मॉड निकालना है। तो यहाँ पे मॉड a मॉड b मॉड c की वैल्यू मुझे पता है, मैंने अज्यूम करी थी r, तो यहाँ पे वैल्यू मैं r पुट कर दूंगा, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये आएगा 3r स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ गया हमारा 3r स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट लेके, तो वैल्यू आएगी रूट 3r के बराबर। ध्यान रखिए प्लस माइनस साइन नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए प्लस साइन से ही आंसर निकालेंगे। अब x की वैल्यू रूट 3r आ गई है, x हमारा क्या था, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी ही था, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा r अपॉन अंडर रूट 3r, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1/√3। तो कोसाइन ऑफ जो एंगल है वो है 1/√3। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इक्वली इंक्लाइंड है, अगर उस एंगल को लिख ले थीटा, तो प्रूव करिए जो कॉस थीटा है वो 1/√3 होना चाहिए, या प्रूव करिए थीटा जो है वो कॉस इनवर्स 1/√3 होना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करके एक पार्ट और बनाया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b का डॉट लेना है a प्लस b के साथ, तो आना चाहिए मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर b भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो a और b है नॉन जीरो वेक्टर्स। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हुई है, एक लेफ्ट साइड में, फिर इफ एंड ओनली इफ, फिर एक राइट साइड में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें इफ एंड ओनली इफ होता है, तो इसमें आपको दो पार्ट्स प्रूव करके बताने होते हैं। एक पार्ट हम ये शो करते हैं कि ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है a और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हमें करना है प्रूव। और हमें इसका रिवर्स भी प्रूव करना होता है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो यहाँ पे रिवर्स में भी होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब गिवन हमें है a और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब गिवन है a डॉट b 0, और उससे हमें शो करना है कि ये चीज होल्ड करनी चाहिए। तो ये दोनों पार्ट्स आपको प्रूव करके दिखाने हैं, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये ट्रू है तो सामने की तरफ जो एरो है ये भी ट्रू होना चाहिए, और अगर ये ट्रू है तो पीछे की तरफ जो एरो है ये भी ट्रू होना चाहिए। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो पहला पार्ट हम ये प्रूव करते हैं। तो हमारा गिवन ये है, हमें इससे ये इवैल्यूएट करना है, तो गिवन से ही स्टार्ट करेंगे, इसी को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसी से a डॉट b 0 आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे a प्लस b का डॉट लेंगे a प्लस b के साथ, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले a का डॉट लेंगे a के साथ, फिर a का डॉट लेंगे b के साथ, और प्लस है तो इसको कर देंगे ऐड। तो a डॉट a प्लस a डॉट b आएगा, फिर b का डॉट लेंगे a के साथ और b का डॉट लेंगे b के साथ, तो यहाँ पे आएगा b डॉट a प्लस b डॉट b, तो यहाँ आएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है a डॉट a और b डॉट b, तो हो जाएगा मॉड स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, और a डॉट b और b डॉट a यहाँ पे सेम ही वैल्यू होती है, इसको 2 टाइम्स a डॉट b भी हम लिख सकते हैं। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे मॉड a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मॉड b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2a डॉट b इक्वल टू 0, 2 यहाँ ले जाएंगे डिवीजन में, तो यहाँ से आएगा a डॉट b इक्वल टू 0। और हमें नोटिस करिए फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, तो ये पार्ट तो हमने शो कर दिया। अब इसका रिवर्स भी शो कर देंगे। गिवन हमें ये है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे, प्रूव कर देंगे, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट a प्लस a डॉट b, फिर आएगा प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे, गिवन है a डॉट b इक्वल टू 0, तो जहाँ भी a डॉट b है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये तो 0 आ जाएगा, और a डॉट a और b डॉट b को लिख लेंगे मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 0 तो हटा सकते हैं, और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें क्वेश्चन में करना था शो। तो हमने ये पार्ट भी यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में प्रूव करना था ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b देन a डॉट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। तो यहाँ पे थीटा पे 4 कंडीशंस क्वेश्चन में ऑप्शन में दी हुई है। तो a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, थीटा इनके बीच का एंगल है, तो इसी से सॉल्व करेंगे। a डॉट b को यहाँ पे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन यूज करेंगे तो आएगा मॉड a मॉड b cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो है मॉड a मॉड b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b।
हमें पता है मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं वेक्टर के, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो इसको हम यहाँ हटा सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी होगी जब cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब यहाँ पे एंगल जो होता है एक्यूट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मतलब π/2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो आएगा 0 से π/2 बोथ इंक्लूडेड। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नोटिस करेंगे आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है लेट वेक्टर ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पे हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। दो यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, मॉड a भी 1 होगा, मॉड b भी 1 होगा। थीटा इनके बीच का एंगल है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a, और ये जो रिप्रेजेंट करता है इनके बीच का एंगल वेक्टर b। एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इक्वल टू थीटा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी भी क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर ही होना चाहिए, तो मॉड ऑफ a प्लस बी होना चाहिए 1। हमें इसी कंडीशन से यहाँ पे थीटा की वैल्यू को करना है ए वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 है। कभी भी मॉड्यूलस की इक्वेशन दी हुई है वेक्टर्स में, तो उसको हमेशा सॉल्व किया जाता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, या आएगा 1 स्क्वायर। और मॉड का स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट में। तो a प्लस बी के मॉड के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी का डॉट विद a प्लस बी, क्योंकि हमें पता है वेक्टर v का डॉट अगर वेक्टर b के साथ लेते हैं तो वो मॉड v का स्क्वायर ही होता है। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे करी है यूज। तो यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a का डॉट लेंगे a के साथ, फिर a का डॉट लेंगे b के साथ और करेंगे ऐड। तो पहली वैल्यू आएगी a डॉट a प्लस a डॉट b, फिर प्लस करेंगे b का डॉट लेंगे a के साथ, फिर b का डॉट लेंगे b के साथ, तो आएगा b डॉट a प्लस b डॉट b, और इसको इक्वल टू कर देंगे हम 1। अब यहाँ पे हम ये इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेंगे, a डॉट a को तो लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर जैसे ये लिखा था, b डॉट a को और a डॉट b को क्लब कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज a डॉट b भी लिख सकते हैं, इसको b डॉट a भी लिख सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिपेंड नहीं करता है a डॉट b लिखिए या b डॉट a लिखिए, तो ये 2 टाइम्स a डॉट b आ जाएगा, और b डॉट b को लिख लेंगे मॉड b का स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब मॉड a मॉड b की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2a डॉट b आ जाएगा -1, तो यहाँ से a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हमें थीटा निकालना है, तो a डॉट b को फिर से मैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ मॉड a मॉड b cos थीटा। मॉड a की वैल्यू पता है 1, मॉड b की वैल्यू पता है 1, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। cos थीटा -1/2 मतलब थीटा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो आएगा पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3। ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज करी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी। तो एक तो हो गया ये मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a और वेक्टर b की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरे डायग्राम दिमाग में आता है पैरेललोग्राम का, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया है। यहाँ पे इसमें हमें पता है साइड्स के वेक्टर, अगर वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है, तो ये भी हम वेक्टर b लिख सकते हैं, ये भी हम वेक्टर a लिख सकते हैं। और जो वेक्टर a प्लस बी होता है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल के एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा वेक्टर a प्लस बी है। हमें क्या करना है? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे ये टोटल एंगल करना है फाइंड, यही हमारा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में लिखा गया है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि मैग्नीट्यूड इनका क्या है? 1 के बराबर है। मॉड b भी जो है वो भी 1 के बराबर है, मॉड a भी जो है वो भी 1 के बराबर है, और मॉड a प्लस बी जो है वो भी 1 के बराबर है। इस इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली हम कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि नोटिस करेंगे यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा बनेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? सब जगह 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, और ये एंगल भी यहाँ पे होगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी यहाँ पे होगा 60 डिग्री। और हमें पता है पैरेललोग्राम में ये यहाँ पे साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री, ये भी यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये नोटिस करिए a और b के बीच का एंगल हमें डायरेक्टली लिख लिया, 60 प्लस 60 वो कितना हो गया? 120 डिग्री। वो कितना हो गया? 2π/3 ही होता है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली ज्योमेट्री से क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ध्यान रखिए अगर a प्लस बी की बात कर रहा है या a माइनस बी की बात कर रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन उसमें भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी क्या होता है? एक यहाँ पे एक दूसरा जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें भी हमारा सिमिलर टाइप से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j। तो यहाँ पे मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का डिस्कशन करूंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो i कैप j कैप और k कैप इनमें क्या होता है? एक सर्कुलर पैटर्न बनता है जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डिफाइन। तो सर्कुलर पैटर्न ये होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i का अगर j के साथ लेंगे क्रॉस तो हमें मिलता है k कैप। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं j का अगर k के साथ क्रॉस लेंगे तो हमें मिलेगा i कैप, और यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हैं k का i कैप के साथ लेंगे अगर क्रॉस तो मिलेगा j कैप। ध्यान रखिए हमें सर्कुलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में ही मूव करना है। i क्रॉस j क्या होता है? k। अगर उल्टा मूव करेंगे तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी का यूज आएगा, वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, j क्रॉस k दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिख लेते हैं i कैप, और यहाँ पे लिखा हुआ है i क्रॉस j जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं k कैप के बराबर, तो आएगा k कैप डॉट k कैप। अब ये नोटिस करेंगे लिखा हुआ है i क्रॉस k, लेकिन यहाँ पे k क्रॉस i, क्योंकि मैंने बोला क्लॉकवाइज में ही मूव करना है तभी हम उसको j कैप लिखेंगे, लेकिन इसका रिवर्स लिखा हुआ है i क्रॉस k यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर क्रॉस प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज आती है? वो यहाँ पे यूज आएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी होती है कि जो a क्रॉस b होता है उसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a।
तो यहाँ पे समझते हैं हम इस प्रॉपर्टी को एक इलस्ट्रेशन से कि जैसे सपोज मुझे यहाँ पे मैंने तो डिफाइन किया है जे क्रॉस के क्लॉकवाइज में, अगर एंटी क्लॉकवाइज में के क्रॉस जे मुझे डिफाइन करना होता तो उसको मैं क्या लिख सकता था, माइनस साइन के साथ इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ, माइनस ऑफ जे क्रॉस के यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो के क्रॉस जे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम ऑफ जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के पता है हमें आई, तो यहाँ पे इसको मैं माइनस आई लिख सकता हूँ। सिमिलर तरीके से अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो है आई क्रॉस के, तो यहाँ पे मुझे इसका रिवर्स डिफाइन करना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के क्रॉस आई, और के क्रॉस आई मुझे पता है इसको लिख सकता हूँ मैं जे, तो ये आएगा माइनस जे। तो समझने की चीज ये जरूरी है, क्लॉकवाइज में अगर लिखते हैं आई क्रॉस जे तो वो तो के ही आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई लिखेंगे तो सिंपली माइनस के कर देंगे। क्लॉकवाइज में तो आएगा तो ये आई ही आएगा, लेकिन के क्रॉस जे लिखेंगे तो माइनस आई लिखेंगे। तो इस तरह से और भी रिवर्स में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए साइक्लिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे माइनस जे कैप। अब आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे भी 1 होता है, तो ये आएगा माइनस 1। फिर यहाँ पे आएगा के डॉट के, वो भी होता है 1, तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1, जो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन मॉड ऑफ ए डॉट बी जो है वो है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ए डॉट बी का मॉड हम यहाँ लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉड लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली। अब यहाँ पे मैं मॉड ए मॉड बी और दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ। तो कैंसिल हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये लिखा हुआ हो क्वेश्चन में कि वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए या कोई भी एक जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जीरो ही हमेशा आएगा, दोनों इक्वल ही आ जाएंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन होना चाहिए बिटवीन एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तभी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो यहाँ पे करेगा मैच, क्योंकि हम तभी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं मॉड ए को मॉड ए से, मॉड बी को मॉड बी से, ताकि यहाँ पे इक्वेशन बनेगी cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, जिसका मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आएगी π/4। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। लेकिन फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे होना चाहिए टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तभी हमारा ये यहाँ पे आंसर आएगा।